हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट दो ही चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला चैप्टर है और ये काफ़ी टेक्निकल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो प्योरली कंसेप्चुअल है। तो अगर हम इसको उस तरह से देखेंगे कि कंसेप्ट बना के अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसमें बच्चों बेसिकली आपको समझना है कि जो मेटल आयंस होते हैं, ठीक है ना, मेटल आयंस, स्पेशली जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है, मेनली डी ब्लॉक के जो कैटायंस होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला मैंने? डी ब्लॉक के जो मेटल आयंस होते हैं, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मान लो Fe+2 है, ठीक है, Fe+3 है और कोबाल्ट+3 है, जिंक+2 है, ठीक है ना, कॉपर+2 है। ये जैसे 3D सीरीज के हैं, ठीक है, Na+2 है, क्रोमियम+3 है, ठीक है। तो ऐसे न्यूमरस है ना, जितने भी मेटल है ना, स्पेशली लगभग सारे मेटल जो डी ब्लॉक के होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो ऐसे मेटल आयन जिनके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मेटल आयन जिसके पास क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी। तो इसमें यह है कि ऐसे मेटल आयन, ठीक है ना, विच हैज हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जनरली जो डी ब्लॉक होते हैं या जो एफ ब्लॉक होते हैं, कुछ पी ब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ एस ब्लॉक के भी हो सकते हैं। तो जिसका जो चार्ज अपॉन साइज ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इज हायर। तो अच्छा, जो डी ब्लॉक है वो तो समझते हो ना, लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। तो जो डी ब्लॉक होते हैं या जो है ना ट्रांजिशन मेटल या इनर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनकी चार्ज अपॉन जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये एप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ऐसा जब लिखते हो ना, जैसे K4FeCN6 इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, ठीक है, या CONH3(6), ठीक है, Cl3, कुछ ऐसा जहाँ पे आता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, जैसे है CuNH3(4), ठीक है, SO4, ठीक है, K2PtCl6। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली मेटल है ना, मेटल आयन का
क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और उसके बाद एक इसमें टर्म आता है क्या, लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि लिगेंड जो है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिकली ये हो जो होता है लुईस बेस होता है, ये क्या होता है, लुईस बेस है, लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस प्रकार की जो चीज़ें रखता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्पेशली इसमें लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है कि जैसे मेटल होता है ना, Mn+, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हाई होता है, चार्ज डेंसिटी हाई होता है। और यहाँ पे जो लिगेंड है इसके पास लोन पेयर होता है, वो उसके साथ इस तरह से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हाई चार्ज डेंसिटी होती है, तो जो लिगेंड है जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है, वो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एक आपको हमने बेसिक आइडिया बताया कि मेटल आयन यू मस्ट नो कि देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट आर लिगेंड। तो वहाँ पे लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है यूजुअली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, जैसे ऑब्जर्वेशन पहले देखेंगे और अब हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही एग्जॉस्टिवली ना, बहुत डिटेल में कुछ देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर CuSO4 ये सॉलिड है, अब इसको आप पानी में डाल देते हैं तो यहाँ पे होता है Cu+2 एक्वस प्लस SO4 2- एक्वस, ठीक है। अब अगर हम इसमें अमोनिया ऐड कर दें तो यहाँ पे हो जाता है Cu2+.4NH3 प्लस क्या हो जाता है बच्चों, SO4 2-। तो एक्चुअल में यहाँ पे इंटरेक्शन होता है +2 कॉपर में और अमोनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर यह आता है Cu+2.4NH3 प्लस 4H2O, ठीक है। तो ये आ जाएगा Cu+2, ठीक है। तो इसमें 4 जो है अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये इसके साथ इस तरह से, ठीक है ना। कॉपर +2 इसके पास क्या होता है, मेनी वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, और हाई चार्ज डेंसिटी है ही, तो इस कारण से, ठीक है, ये अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये लुईस बेस होता है और ये क्या होता है, लुईस एसिड, है ना। जैसे कॉपर का हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपर जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, ठीक है। अब जब ये Cu+2 हो जाता है तब ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s0 4p भी होगा 4d भी होगा, है ना। तो यही सब जो होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर रखने की इसके पास क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, जो Cu+2 है ये लुईस एसिड है और प्लस जो है 4NH3 है, ये क्या है, लुईस बेस है, ठीक है। तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा Cu+2.4NH3, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडक्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। एडिशन और
मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें जो होगा KCl सॉलिड जैसे हम लेते हैं, MgCl2 सॉलिड लेते हैं, और इसमें पानी, एक फिक्स रेशियो ले लिया जाए ना, 1:1:6, ठीक है। तो ये मिल करके क्या बनाते हैं, KCl.MgCl2 डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्नेलाइट, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हमने FeSO4 लिया और NH4 ट्वाइस SO4 ले लिया प्लस 6H2, यहाँ भी हमने ले लिया 1:1:6। तो इसने भी जो बनाया FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट, है ना। तो इसमें ये जो फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसके अलावा और भी एक थर्ड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और ये जो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है बच्चों, मतलब अगर इसको हम लोग एक निश्चित रेशियो में, जैसे यहाँ पे 1:1:24, तो अगर हम इसको फिक्स रेशियो में अगर मिक्स करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने एडक्ट बनाया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि व्हेन 2 और मोर compound are added in a fixed molar ratio, ठीक है। तो एक फिक्स मोलर रेशियो में अगर हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है, एंड aqueous solution of above mixture, है ना, फिक्स्ड रेशियो, और उसको हम क्या करते हैं, एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज इट, ठीक है, एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ एबव मिक्सचर, ठीक है, इफ गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल constituents ions, then it is called डबल सॉल्ट, ठीक है। कि आपने कुछ न्यूट्रल कंपाउंड को एक निश्चित रेशियो में मिलाया और उसको क्रिस्टलाइज कर लिया, और अगर आप उसको पानी में डालते हैं और वो हर एक प्रकार के आयंस का क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि 2 और मोर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड डबल
ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। हर एक प्रकार का आयंस का, अगर जैसे हम लोग, जैसे मान लो कार्नेलाइट है, तो कार्नेलाइट में क्या होगा, है ना, क्लोराइड का वो टेस्ट देगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा, ठीक है, मैग्नीशियम का टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो कार्नेलाइट विल गिव ऑल पॉजिटिव टेस्ट ऑफ एवरी आयंस, ठीक है। तो हम हर एक को इसमें से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे है ना KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो इसमें क्या होगा, K प्लस Mg2 प्लस और Cl माइनस। हर एक का पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस को शो करेगा कि यस वो वहाँ पे मौजूद है ना, ठीक है। तो जैसे इसमें ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होता है किसका, Cl माइनस का, ठीक है। इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर इसमें मिलाएंगे तो CrO2 Cl2 का रेड वेपर मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग अमोनिया के साथ सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे MgNH4 HPO4 के ये वाइट प्रेसिपिटेट आता है, आएगा, ठीक है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अगर इसमें हम लोग K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो CrO2 Cl2 ये जो होता है रेड ब्राउन कलर, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसी को अगर हम लोग NaOH में डाल देते हैं तो यहाँ पे Na2CrO4 ये येलो सोल्यूशन बनता है। और अगर हम इसमें लेड एसीटेट डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे PbCrO4 ये जो है वो येलो PPT बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन टेस्ट की क्लोराइड। वैसे ही पोटेशियम है ना, तो उसमें अगर हम लोग कोबाल्ट नाइट्राइट अगर डालते हैं, अगर ये डालते हैं ना CONO2 होल 6 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे K3CONO2 होल 6 इसका येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। तो डबल सॉल्ट मतलब आपने क्या किया, एडिशन कंपाउंड मिलाया, मतलब 2 या 3 कंपाउंड को एक निश्चित अनुपात में मिलाया, मिलाने के बाद उसको क्रिस्टलाइज कर लिया, अलग कर लिया। अब इस जो एडक्ट है, ये जो एडिड कंपाउंड है, ये जो एडिशन कंपाउंड हो, अगर हम उसको फर्दर वाटर में अगर मिक्स करते हैं और वो हर एक प्रकार के आयन का पॉजिटिव टेस्ट देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। उसी प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा कि सेम है कि फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है ना। इसमें है 2 और मोर कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। 2 और मोर कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो में है और इट डज नॉट गिव, ठीक है, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। जो भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, तो उसको हम प्रैक्टिकली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमने ले लिया ना, जैसे FeCN होल ट्वाइस ले लिया, ठीक है, प्लस 4 KCN ले लिया, तो ये जो बना FeCN होल ट्वाइस डॉट 4 KCN, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में ये ऐसे बन जाता है K4 FeCN6, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है।
तो आपको Fe+2 है ना कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। Fe+2 को है ना वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट, कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन लैब, है ना, जो सिंपल टेस्ट होता है उससे, ठीक है। उसी तरह Cn- इज ऑल्सो नॉट डिटेक्टेड। तो आप अगर हर एक आयन को डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसको डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। और अगर उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन और जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, ऑल आयंस आर नॉट डिटेक्टेड बाय सिंपल लैब रीजन, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर कोई, अब इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कांस्टेंट, कि जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसका फॉर्मेशन का कांस्टेंट क्या, मतलब जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जैसे हमने लिखा Mn+ एक्वस है +6 और L, ये लिगेंड है, ठीक है। और इसने बताया Ml6N+ प्लस यहाँ से वाटर को उसने निकाल दिया, ठीक है। एक्वस का मतलब इसके साथ क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो इसका जो Kf होगा, जैसे Kf फॉर फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या आएगा, Ml6N+ डिवाइडेड बाई Mn+ L⁻⁶, ठीक है। ये जो होगा वो क्या आएगा, K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6, है ना, कि 1 by 1 करके, है ना, जैसे एक बार L आएगा, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, जैसे ऐसे होगा ना, जैसे Mn+ किया आपने प्लस L एक बार, तो Ml, ठीक है ना, तो ये आएगा N+, इसका जो K1 लिखोगे Ml N+ अपॉन Mn+ × L, ये आएगा। तो वैसे K2 होगा, फिर K3 होगा, है ना, एंड सो ऑन। K2 में क्या होगा, जैसे Ml N+, फिर से L आएगा, ठीक है, क्या आएगा, Ml ट्वाइस हो जाएगा, है ना, N+ आ जाएगा। इसका जो K2 होगा वो क्या लिखोगे, Ml ट्वाइस N+ अपॉन Ml N+ × L, ठीक है। तो इसी को मल्टीप्लाई करते जाओ, उतने मिलता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्लियर। जैसे इसका एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, जैसे हमने लिया AgH2O होल 6 ट्वाइस, ठीक है, प्लस अमोनिया आएगा, तो वो इसमें से एक वाटर को निकाल देगा, ठीक है ना। ठीक है, क्या आएगा, AgH2O होल, है ना, फिर NH3 प्लस H2, ठीक है। तो इसका जो K1 होगा वो क्या आएगा, AgH2O NH3, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाई AgH2O होल ट्वाइस। उसी तरह अब इसका सेकेंड बार ये आएगा ना, H2O NH3 प्लस NH3, तो इसमें क्या आएगा, AgNH3 ट्वाइस
प्लस प्लस H2, इसका जो K2 आप निकाल लोगे, ठीक है ना। हाँ मनोज, हेलो। कुछ खास नहीं, बोलो जल्दी कुछ। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद बात करें कि कुछ बताओ, कुछ बताना होगा। नहीं नहीं, ये अच्छा, तो लेने लायक है उस पर। अच्छा, ओके, ठीक ठीक। ठीक बच्चों, तो हम लोग कर रहे थे कि अब इसका कॉम्प्लेक्स को ऐड कर लो सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड कर लोगे, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो देखो जब ऐड करोगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पहले तो K2 लिख लो, तो K2 क्या लिखोगे, AgNH3 ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, AgH2O NH3 प्लस और NH3। तो सिंपली इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो K1 इंटू K2 ये क्या आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आ जाएगा, फाइनली क्या आएगा, AgNH3 ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक बार में ही क्या लिख दोगे, AgH2O ट्वाइस प्लस इधर NH3 का, और यही क्या है बच्चों, KF, ठीक है। तो जो KF है वो है K1 इंटू K2 है, और यहाँ पे लिखते हो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NRT, ठीक है ना, ln KF, ठीक है। तो KF को हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो KF जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो भी उसमें इनग्रेडिएंट है, ठीक है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स का अगर KF जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब उसका डेल्टा G उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी में होता है कि कॉम्प्लेक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर, ठीक है ना, रीजेंट को ऐड करने से, रीजेंट को ऐड करने से अगर कॉम्प्लेक्स ब्रेक ना हो ना,
और या पीपीटी नहीं बनता हो किसी दूसरे का, ठीक है ना, नहीं बनता हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को इस पर्टिकुलर रीजन के रेस्पेक्ट में, पर्टिकुलर रीजन के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। परफेक्ट का मतलब नहीं कि वो हमेशा परफेक्ट, कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, है ना। किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ वो अगर ब्रेक हो गया तो उस रीजन के रेस्पेक्ट में वो इनपरफेक्ट होगा, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर रीजन के रेस्पेक्ट में परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इससे में है कि अगर किसी रीजन को ऐड करने से, ठीक है, किसी रीजन को ऐड करने से, ठीक है, ऐड करने से कॉम्प्लेक्स अगर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाए, ठीक है ना, ब्रेक हो जाए, ठीक है, दैट इज अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, लूज कर जाए, तो उस रीजन के रेस्पेक्ट में, उस रीजन के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो उस रीजन के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं कि ये है, मान लो इधर हमने लिखा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इधर लिखा इम्परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमने लिखा, जैसे मान लो है 2Cu प्लस H2S, ये बनाता है क्या, Cu2S प्लस 2H प्लस, है ना। तो ये H2S के साथ ये प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स में जैसे CuCN होल 4, ठीक है, 3 माइनस, इसमें अगर हम H2S पास करें तो यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आता है, नो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये ब्रेक नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब H2S कॉम्प्लेक्स को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है ना, ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू H2S, दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू H2S, क्लियर। अब जैसे मान लो इधर है CD2 प्लस H2S, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सॉल्ट एनालिसिस में भी, ठीक है ना। तो ये मिलता है CDS, क्लियर। अब अगर हम लोग लेते हैं CDCN होल 4 2 माइनस, इसमें अगर हम लोग H2S पास कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, CDS मिल जाता है ना, ये येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो CDCN होल 4 ये थोड़ा डिसोसिएट होता है CD2 प्लस CN माइनस में, और ये H2S इस CD को पकड़ लेता है और यहाँ पे CDS बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि H2S इज एबल टू ब्रेक दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे कि CDCN
होल 4 2 माइनस इज imperfect complex ना, imperfect complex with respect to H2S. ठीक है, you can take one more example. जैसे मान लो ये है Fe प्लस 3 SCN माइनस, यहाँ आएगा Fe SCN का होल थ्राइस। ठीक है, ये ब्लड रेड होता है, इसका जो कलर होता है ब्लड रेड। ठीक है, और अगर ये है F6 3 माइनस, ठीक है, इसमें अगर हम लोग SCN माइनस को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसमें आता है नो ब्लड रेड। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज FeF6 3 माइनस इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विथ रेस्पेक्ट टू SCN माइनस। ठीक है, अगला अगर इसमें देखते हैं Fe प्लस 3 NaOH, तो यहाँ पे Fe ये इसका ब्राउन PPT आता है। ठीक है, और अगर हम लेते हैं FeF6 3 माइनस, इसमें अगर हम लोग NaOH पास कर दें तो यहाँ पे FeOH का ब्राउन PPT आ जाता है। इसका मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज कि FeF6 3 माइनस, ठीक है, इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विथ रेस्पेक्ट टू NaOH। ठीक है ना, जैसे बच्चों ये है, मान लेते हैं AgNH3 है ना, होल ट्वाइस, प्लस मान लेते हैं कि इसका K फॉर्मेशन से मान लो है 10 के पावर 12। अब अगर ये ब्रेक होता है होल ट्वाइस प्लस, ठीक है, यहाँ पे Ag प्लस 2NH3। ठीक है, मान लो शुरू में मान लिया तो 1 माइनस x और x। ठीक है, तो Kf विच इज़ 10 के पावर 12 क्या लिखोगे, x इंटू 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से 4x क्यूब आएगा 10 के पावर। ठीक है, इसका Kf है तो ये -12 आ जाएगा। ठीक है ना, Kf है तो K डिसोसिएशन जो होगा वो 10 के पावर -12 आ जाएगा। ठीक है, तो -12, तो यहाँ से x जो आएगा लगभग -4 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNH3 ट्वाइस प्लस, जो Ag प्लस है वो ऑलमोस्ट क्या है, 10 के पावर -4 है। ठीक है, अब ऐसी, ठीक है ना, ये समझ गया है कि 10 के पावर -4 इसके एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, Ag प्लस लगभग होगा। ठीक है ना, Ag प्लस लगभग 10 की पावर -4 है। ठीक है, तो
ये मतलब है ना, जैसे हमने लिखा ना AgNH3 ट्वाइस, तो यहाँ पे Ag प्लस 2NH3, तो ये लगभग क्या है -4, ये ऑलमोस्ट। अब मान लो कि जैसे होता है ना, जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, AgBr का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, AgI का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपने इसमें क्या डाल दिया, कोई सॉल्ट है ना, मतलब जैसे इसमें हमने Cl- डाल दिया, ठीक है, या फिर इसमें हमने Br- डाल दिया, ठीक है। जैसे मान लो इसमें है X1- या X2-, X1 मतलब Cl-, X2 मतलब Br, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मान लो, ठीक है। अब मान लो कि ये है Ag X1, ठीक है ना, तो ये ब्रेक होगा Ag प्लस X1-, ठीक है। अब किसी ने कहा कि इसका जो KsP है इसे मान लो है 10⁻⁻6, तो इसका मतलब ये Ag प्लस कितना दे रहा होगा, 10⁻⁻3 दे रहा होगा, समझ गए, क्लियर। Ag प्लस जो है वो कितना है, 10⁻⁻3 है। तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन में 10⁻⁻3 Ag प्लस होगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। इससे क्या पता चलता है कि अगर सोल्यूशन में क्या है, Ag प्लस क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10⁻⁻3, तो PPT होगा, आएगा या आने वाला होगा, जो भी। तो अब ध्यान से देखो कि इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में जो Ag प्लस है 10⁻⁻4 है, ठीक है। अब इसमें 10⁻⁻3 प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना चाहिए, 10⁻⁻3, मतलब वो जो X1- होगा वो उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब अगर हम उसमें X1- ऐड करते हैं तो वहाँ से उसका प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। और इस केस में मान लो है कि AgX2 ये ब्रेक हो रहा है किसमें, Ag प्लस X2- में। मान लेते हैं कि इसका जो KsP है वो 10⁻⁻16 है, तो ये Ag प्लस कितना रिक्वायर्ड होगा, 10⁻⁻8 आएगा ना, KsP पड़ा हो ना। तो ये कह रहा है कि प्रेसिपिटेट होने के लिए कितना चाहिए, 10⁻⁻8 चाहिए, और ये क्या है, 10⁻⁻4 है ना, यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻4 है। कह रहा है कि प्रेसिपिटेट होने के लिए 10⁻⁸ चाहिए, तो 10⁻⁸ तो कम चाहिए ना, तो कम चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्लियर, वहाँ पे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यही कह दोगे कि इसमें PPT बन जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, ये मतलब है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है कि आप थोड़ा KF, है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट समझे, है ना। ये सॉल्ट एनालिसिस में आता है, जैसे बच्चों होता है ना, जैसे मान लो कहता है कि AgCl का ये प्रेसिपिटेट होता है, इसमें अगर हम अमोनिया डाल देते हैं तो ये हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, AgNH3 ट्वाइस Cl, ये ऐसे डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो KsP होता है ये लगभग ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻, ठीक है ना, मान लो 8 है, ठीक है, तो ये 10⁻⁻4 होगा। तो अमोनिया के साथ तो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए वो उसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल, सिंपल सी बात है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा। तो AgCl में अगर हम अमोनिया डाल देते हैं तो AgCl क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। AgBr में अमोनिया डालते हैं तो डिज़ोल्व नहीं होता है, या उसके लिए अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जैसे AgCl अगर हम लोग इसमें डाइल्यूट NH3 डालते हैं तो यहाँ पे PPT क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और अगर हम AgBr में कॉन्सनट्रेटेड अगर हम अमोनिया डालते हैं तब यहाँ पे PPT क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और अगर हम AgI लेते हैं, इसमें अगर हम लोग कॉन्सनट्रेटेड NH3 डालते हैं तो PPT डज नॉट डिज़ोल्व, डज नॉट, ठीक है। तो इसके केस में जो प्रेसिपिटेट है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितनी ज़्यादा रहेगी कॉम्प्लेक्स की, उसके अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, प्रेसिपिटेट ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर प्रेसिपिटेट कम स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, तो प्रेसिपिटेट घुल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आगे देखेंगे बच्चों हम लोग टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे अगर ये है CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। तो इसमें जैसे इसको बोला जाता है मेटल आयन कहते हैं, इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की एंटिटी, है ना, स्फीयर के आउटर एंटिटी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये जैसे है CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ब्रैकेट है, वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके अंदर की चीज़ है ना, तो इसमें होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, है ना, स्फीयर के अंदर वाले आयन, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नील आयोनाइज होते हैं, बहुत कम होंगे, है ना, नील आयोनाइज होते हैं। मतलब इसको हम लोग आसानी से टेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। और ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर में होता है ना, आयोनाइजेशन स्फीयर में जो एंटिटी होती है, एंटिटी, ठीक है ना, 100% आयोनाइज होता है, 100%, ठीक है। तो जो अंदर वाला है वो लगभग बहुत ही कम आयोनाइज होता है, जो बाहर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेंट्रल मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मेटल आयन है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की जो चीज़ होता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो हमने लिखा K4FeCN6, तो ये जो ब्रेक हम इसको दिखाते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे 4K+, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो एक सिंगल एंटिटी होता है, ठीक है ना, ऐसे ये सिंगल एंटिटी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा CuNH3 होल 4, ये इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो क्या आएगा, CuNH3 होल 4, ठीक है, +2 प्लस SO4 2-, ठीक है। तो चाहे लेफ्ट साइड में बाहर हो चाहे राइट साइड में बाहर हो, वो आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो अंदर रहता है वो एक सिंगल एंटिटी होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं लिगेंड की, ठीक है। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में एक एक बात समझेंगे। तो लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी स्पीसीज, चाहे वो चार्ज्ड हो या जो न्यूट्रल हो, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम सेंट्रल एटम को दे सकता हो, ठीक है ना, तो हम लोग उसे लिगेंड कहते हैं। जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। लेकिन सभी जो लुईस बेस हैं वो लिगेंड, मतलब सभी लिगेंड लुईस बेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जो सेंट्रल
सेंट्रल एटम मेटल, है ना, या मेटल आयन, कुछ भी हो सकता है, को एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये नहीं है कि केवल अनशेयर्ड पेयर होगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा ये लोन पेयर भी हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं, जैसे बोलते हैं कि ऑल लुईस बेसिस कैन एक्ट एज, ठीक है, कैन एक्ट एज लिगेंड, बट ऑल लिगेंड कैन नॉट बी लुईस बेस। लुईस बेस उसी कहते हैं ना जो लोन पेयर देता है, ठीक है। तो जैसे मान लो बेंजीन है, ठीक है ना, तो ये बेंजीन है, तो इसमें यह है कि बेंजीन कैन एक्ट एज लिगेंड बट नॉट एक्ट एज लुईस, ठीक है। तो ये सब, तो जो लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है, अब जैसे बच्चों एक बोराजीन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, है ना, इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, और इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, है ना, बोरॉन के पास। तो ये लोन पेयर जो होगा ये कोऑर्डिनेट दे सकता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो बोराजीन है ना, B3N3 और H6, ठीक है। तो बोराजीन में ठीक है, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल प्लस चार्ज रहेगा, बोरॉन पे माइनस। तो इसमें क्या है ना कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, ठीक है ना, अपना लोन पेयर बोरॉन को, ठीक है, दिया है, बट ज़रूरत पड़ने पर, है ना, नाइट्रोजन लोन पेयर को वापस ले सकता है। तो बोराजीन जो है, ठीक है ना, ये लिगेंड भी हो सकता है और लुईस बेस भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें ये होता है कि बोराजीन जो होता है कैन एक्ट एज लुईस बेस, क्योंकि नाइट्रोजन जब चाहे अपना लोन पेयर बोरान से ले सकता है, तो लेकर के वापस से हाइड्रोजन को दे देगा, एक्ट एज लुईस बेस, एज वेल एज
लीगेंड, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लो अमोनिया है, ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है इसको भी दे सकता है, लोन पेयर जो है वो H+ को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये लीगेंड है प्लस लुईस बेस, ठीक है। तो सारे जो लुईस बेस हैं वो लीगेंड जरूर हो सकते हैं, बट सारे लीगेंड लुईस बेस हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये बेंजीन है या टॉलिन है, ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं ये सिर्फ लीगेंड होंगे, लुईस बेस नहीं होंगे। लीगेंड की क्या कंडीशन है, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ठीक है ना। वो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, वो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, ठीक है ना। वो पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो लोन पेयर भी हो सकता है। तो लुईस बेस की जो डेफिनेशन है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर डोनर टू H+ होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, इसमें अगला है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो इट करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। कि जो सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। अगला होता है बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, इट refers to number of coordinate bond formed by metal ion it is not applicable to पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये पाई कॉम्प्लेक्स के साथ अप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे ये है ना, जैसे CONH3 तो जैसे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन X निकाल लोगे, 6 इंटू अमोनिया 0 है, क्लोरीन का कितना होता है -1, नेट 0 है, तो X की वैल्यू कितना आएगा +3, ठीक है। तो +3 जो है वो क्या है, वो प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ पे अमोनिया जो है ना 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितना है 6 है।
जनरली हमारे सिलेबस में बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी है ना, मोस्ट कॉमन जो है 4 और 6, ये मोस्ट कॉमन है। उसका रीज़न होता है क्योंकि इस केस में ज्योमेट्री जो होती है काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है, रिपल्शन सबसे ज़्यादा कम होता है। तो ये जो होता है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये एक रफ है ना, एक सर्वे है जिसे आप याद रखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी यूजुअली है ना, या जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके नंबर 2 पे 4 वाले पाए जाते हैं। 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 2 वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते हैं, है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये सब क्या होते हैं, लेस कॉमन है। मतलब ये भी होते हैं बट ये लेस कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और आपके सिलेबस में मेनली 4 और 6 ही है, कई बार 2 भी आता है, जैसे ये वाले जो है ना, जैसे AgCN ट्वाइस माइनस ना, सिल्वर वाले जो होते हैं, ठीक है, AgNH3 ट्वाइस प्लस, यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी जनरली 4 और 6 की होती है, और उसका जो कारण है वो क्या है, वो उस केस में मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पे, ठीक है।